नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे 8 मई दिन शुक्रवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के विषय वस्तु पर। तो एक-एक प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि ग्लोबल रिस्पॉन्स इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस में कितने देशों ने भाग लिया? तो टोटल देशों की संख्या पूछी है प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस में। इस प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस में टोटल कंट्रीज़ की बात करूँ तो 40 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब ये है क्या ग्लोबल रिस्पॉन्स इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस? इस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटो ये था कि कोविड-19 के ऊपर एक वैक्सीन का निर्माण किया जाए और इस वैक्सीन के निर्माण के लिए जो पैसा लगेगा उसे कैसे जुटाया जाए। तो अलग-अलग देशों ने पैसे जुटाने की बात करी, जैसे ईयू, मैं यूरोपीय यूनियन की बात करूँ तो यूरोपीय यूनियन ने $1 बिलियन देने की बात करी है कि हम $1 बिलियन राशि देंगे। बात करूँ मैं फ्रांस की, तो फ्रांस ने बोला है कि मैं आपको $500 मिलियन दूँगा। ठीक है। बात करूँ मैं जर्मनी और साथ-साथ में सऊदी अरब की, तो उन दोनों ने मिलकर बोला मैं $500 मिलियन मैं भी दूँगा। इसके अतिरिक्त जापान ने बोला है कि हम $800 मिलियन देंगे। ठीक है। तो ये अलग-अलग धन जुटाने की बात करी गई थी, तो टोटल 40 कंट्री ने भाग लिया। अलग-अलग देशों ने पैसे देने की बात करी। आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि 2 अगर मैं मेजर भाई 40 कंट्री ज़ाहिर-सी बात दुनिया भर के कंट्रीज़ ने भाग नहीं लिया। अब 40 कंट्री में से मेजर कंट्री जो थे जिन्होंने भाग नहीं लिया वो 2 हैं। एक तो आपको रशिया याद रखना है नाम, कि रशिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और दूसरा इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है अमेरिका ने, कि अमेरिका ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये 2 देश ऐसे रहे जिन्होंने ग्लोबल रिस्पॉन्स इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस में आयोजन में भाग नहीं लिया है। तो ये दूर रहे इस कॉन्फ्रेंस से, और इसमें 40 देशों ने भाग लिया था। तो ये बात याद रखेंगे कि टीका विकास के लिए धन जुटाना इसका मेन मोटो था। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। बीआरओ की स्थापना दिवस कब मनाया गया? बीआरओ के बारे में आप अक्सर एग्जाम में या कह सकते हैं टीवी चैनल्स पर सुनते रहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात करें तो सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना दिवस मनाया गया है 7 मई। ये 7 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी, 1960 में। काम क्या करता है? तो ये काम ये करता है जितने भी बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर सड़क निर्माण का काम करता है, जैसे कि श्रीलंका, भूटान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार में भी ये काम अपनी करते हैं। उसके अतिरिक्त मैं बात बता रहा हूँ आपको कि जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर हमारे यहाँ साझा करता है भारत, उन सब में जितना भी रोड आसपास की रोडें बनती हैं वो पीडब्ल्यूडी के अधीन नहीं रहती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पीडब्ल्यूडी के अधीन नहीं रहती, वो अधीन रहती हैं बीआरओ की। वो सारा काम बीआरओ करता है। चाहे आप जम्मू कश्मीर का हिस्सा देख लीजिएगा, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा देख लीजिएगा, सारे हिस्सों में बीआरओ का काम करता है। बीआरओ के अगर मैं चीफ की बात करूँ तो बीआरओ के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। तो इतनी बात भी आप याद रखिएगा कि लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जो हैं वो बीआरओ के चीफ हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप भी याद रखेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर नामित किया गया है कांग्रेस के ही अधीर रंजन चौधरी जी को। अब ये काम क्या करती है लोक लेखा समिति? लोक लेखा समिति का काम होता है सरकार जितना खर्च करती है, सरकार जितना खर्च करती है विपक्ष को पूरी उसकी जानकारी रहे, इसलिए लोक लेखा समिति की कह सकते हैं कि स्थापना करी करी गई थी। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, और 22 सदस्य अलग 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 क्षेत्रों से आते हैं। से 15 आते हैं लोकसभा से। ठीक है, 15 आते हैं लोकसभा से, और बचे बाकी 7 आते हैं राज्यसभा सदस्य। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 22। और जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है वो करते हैं हमेशा लोकसभा स्पीकर, और लोकसभा स्पीकर हमारे कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला हमारे लोकसभा स्पीकर हैं। तो इतनी बात हमको याद रखना है कि ओम बिरला ने लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के ही अधीर रंजन चौधरी जी को नियुक्त किया है। याद रखें इतनी बात को। और ये काम क्या करती है? मैंने बताया आपको, लोक लेखा समिति सरकार के खर्चे को देखती है, आकलन करती है। उसके अतिरिक्त इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। हाल ही में रूस द्वारा किसे स्मारक युद्ध पदक दिया गया? तो हाल ही में रशिया द्वारा स्मारक युद्ध पदक किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को दिया गया, या नॉर्थ कोरिया के राजा को दिया गया है। यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? या नाजी जर्मनी पर जो 75वीं कह सकते हैं 75वीं जीत वर्ष मना रहा है रशिया, उसके ऊपर इन्हें दिया गया। और एक बात और याद रखिएगा कि 1948 में कोरिया और रशिया के बीच, 1948 में कोरिया और रशिया के बीच में राजनीतिक संबंध स्थापित होते हैं। ठीक है, कोरिया और रशिया के बीच में राजनीतिक संबंध स्थापित होते हैं। और इसके अलावा रशिया ने जो कोरिया की पीपल आर्मी है हमेशा उसका समर्थन करती आई है, इसलिए भी एक तरीके से कहीं ना कहीं इसे युद्ध स्मारक पदक दिया गया है। आपको एक बात याद रखनी है कि कोरिया और रशिया सीमा साझा करते हैं। तो नदी ऐसी कौन सी एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि रशिया और उत्तर कोरिया किस नदी से सीमा साझा करते हैं? तो एक नदी है टूमेन नदी। टूमेन नदी, ये जरूर आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टूमेन नदी के साथ ही रशिया और आपकी उत्तर कोरिया सीमा साझा करते हैं। तो आप इतनी बात याद रखिएगा, स्मारक युद्ध पदक रशिया ने किसे दिया है? किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह। और उसके अतिरिक्त दोनों अपने देश सीमाएं कैसे साझा करते हैं? टूमेन नदी से अपनी सीमाएं साझा करते हैं।
आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी दर कितनी हो गई है? तो बेरोजगारी दर हाल ही में जो आंकलन आया है वो 27.1% हो गई है। और एक और डेटा आपको आया, बड़ा भयावह डेटा है कि 121.5 मिलियन लोग के पास इस समय कोई रोजगार नहीं है। जिनमें रोजगारों की बात करें तो उसमें से 91.3 मिलियन इसमें से दिहाड़ी मजदूर हैं, जो बेचारे डेली डेली का काम करते थे, डेली चीज़ें करते थे, उनके पास भी इस समय काम नहीं रहा। दिहाड़ी मजदूर 91.3। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करता हूँ तो 18.2 जो अपना कह सकते हैं अपना उद्यमी हैं, जो अपना नेटवर्क जमा रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, 18.2 मिलियन लोगों के पास। उसके अतिरिक्त 17.8 मिलियन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वेतनमान कर्मचारी हैं और वर्तमान में वेतन से बड़ा प्रभावित हो रखे हैं, उन्हें वेतन नहीं मिल रखा है। तो लगभग जो आंकलन आया वो 121.5 मिलियन लोगों का आया। इसमें बात करी गई कि 27.1% वर्तमान में बेरोजगारी दर चल रही है। तो ये बात समझ लीजिए कितना, लगभग चौथाई भारत बेरोजगार बैठा हुआ है इस समय लॉकडाउन के चलते। तो बड़ा भयावह स्थिति है। आगे देखते हैं, इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो इराक के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री के रूप में मुस्तफ़ा अल कदीमी को नियुक्त किया गया है। मुस्तफ़ा अल कदीमी की बात करूं तो इराक की खुफिया एजेंसी है एनआईएस के ये चीफ रह चुके हैं। 2016 में इन्होंने चीफ के पद पर काम किया था और मुस्तफ़ा अल कदीमी वर्तमान में आके प्रधानमंत्री बन गए हैं। और पूर्व में कौन थे? तो पूर्व में जो दूसरा नाम लिखा हुआ है आदिल अब्दुल मेहंदी, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो इतनी बात आपको याद रखना है। इराक की कैपिटल की बात करूं तो बगदाद, और अगर करेंसी की बात करूं तो इराकी दिनार यहाँ की करेंसी है। तो इतनी बात आप याद रखिएगा कि मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के नए पीएम बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया गया। इसे सबसे पहली बार मनाया गया 1996 में। व्हाट इज रीज़न अबाउट? तो इसके लिए रीज़न एक यही है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाने का कि लोगों को एथलेटिक्स में दिलचस्पी पैदा की जाए, लोगों को एथलेटिक्स के क्षेत्र से जोड़ा जाए, इसकी मेन जिम्मेदारी यही है। और अगर मैं बात करता हूँ अन्य तथ्यों के ऊपर, तो अन्य तथ्य इतने से आप याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर विश्व एथलेटिक्स दिवस संघ का ये है मोनाको में। विश्व एथलेटिक्स संगठन का मुख्यालय है मोनाको में। उसके अतिरिक्त इसकी स्थापना की गई थी 1912 में, 1912। इसके अध्यक्ष की बात करूं तो सेबेस्टियन कोय वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं विश्व एथलेटिक्स संघ के। तो क्लियर। आगे देखते हैं, हाल ही में किस सरकार ने आयुष कवच कोविड-19 एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयुष कवच कोविड कह सकते हैं ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है कोविड-19। इस काम एप्लीकेशन का काम क्या होगा? जितनी भी हमारी इम्यूनिटी है, कह सकते हैं कि इम्यूनिटी किस तरीके से बढ़ाई जा सके, रोग प्रतिरोधक क्षमता किस तरीके से शरीर में डेवलप की जा सके, यहाँ पर सारी खान पीन संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आयुष कवच। इसे डेवलप किया है आयुष मंत्रालय ने हालांकि, लेकिन स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ये बात हमें याद रखना है। सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ जी। और अगर मैं बात करूँ हमारी राज्यपाल की तो आनंदीबेन जी हमारी वर्तमान में कौन है? हमारी गवर्नर हैं। चलिए आगे देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती कब मनाई गई है? तो ये प्रश्न है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो जन्म 159वीं जयंती मनाई गई है वो मनाई गई 7 मई को। ध्यातक तो रहे इस बात को कि ये 1861 में 7 मई 1861 में इनका जन्म होता है कोलकाता में। बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन इनका जन्म होता है कोलकाता में। और इनकी मैं मृत्यु की बात करूँ तो इनकी मृत्यु होती है 1941 में, 1941 में 7 अगस्त के ही दिन। ये बड़ा लॉजिकल चीज़ है कि 7 तारीख इनके लिए जन्म की भी है और मृत्यु की भी है। उसके अतिरिक्त आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि क्या, कि इन्हें कविगुरु के नाम से जानते थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कविगुरु की उपाधि किसके पास है, तो कविगुरु के नाम से इन्हें जानते थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात यह है कि ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की थी। राष्ट्रीय गीत की रचना की थी इन्होंने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। राष्ट्रीय गीत, नॉट राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत की इन्होंने रचना की थी। और उससे भी अहम मैं मानता हूँ कि सबसे पहली बार इन्हें नोबेल लाने का श्रेय अगर किसी भारतीय को जाता है तो इन्हीं को जाता है। वर्ष 1913 में इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिलता है। कौन सी रचना के ऊपर? गीतांजलि के ऊपर। तो गीतांजलि के ऊपर इन्हें जो रचना मिलती है या पुरस्कार मिलता है नोबेल का, तो ये पहला नोबेल पुरस्कार था हमारे लिए। तो बड़ा अहम है, याद रखें इनके बारे में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। हालांकि इन्होंने कुछ समय अमृतसर में गुजारा है। 11 वर्ष की आयु में इन्होंने कुछ कविताएं लिखी, जो कविताएं बाल कविताओं के रूप में छाई रहीं उस समय से ही। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मैं जीवनी के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। खैर, आपको इतनी बात याद रखना है, ठीक है। इनके पिताजी ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, कार्यकर्ता थे ब्रह्म समाज के, जो राजा राममोहन राय के द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के लिए किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्ति दी है? तो हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक सहयोग व विकास संगठन के लिए हाल ही में मनीषा सिंह जी को नियुक्ति दी है अमेरिकी राष्ट्रपति ने। ये काम क्या करता है, जितना भी आर्थिक डेटा रहता है उसको मजबूत करना इनका मेन काम होता है। और उसके अलावा आप एक बात और याद रखिएगा कि इससे पहले आपने जो पहला नाम लिखा हुआ है अशोक माइकल पिंटो, ये आपने पहले पढ़ा था। तो इन्हें भी अमेरिका ने नियुक्त किया था किस पद पर? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। ये बात याद रखिएगा। अब मैं फिर से आता हूँ आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के ऊपर। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में वो देश हिस्सेदार हैं जो कि डेवलप कंट्री के रूप में माने जाते हैं। ध्यातत्व रहे कि भारत डेवलप कंट्री नहीं है, लेकिन मानक है कि डेवलप कंट्री हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमें भारत इसमें शामिल नहीं है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। ये भी बात आप याद रखिएगा कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना 1861 में की गई थी। भारत इसका सदस्य देश नहीं है क्योंकि भारत विकसित देश नहीं है, क्योंकि विकासशील है, डेवलपमेंट के ऊपर चल रहा है, डेवलप कंट्री नहीं है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। जब भी आपको लगे कि इसमें से कुछ समझने वाला है आपके लिए और समझ नहीं आया तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कोई भी अगर दिक्कत होती है, कैसा लगा वीडियो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें हमारे साथ और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।